नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वक्फ बोर्ड के बारे में। देखिए, आज के समय बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं कि बहुत ही जल्द भारत की संसद में एक बिल प्रस्तुत किया जाएगा, एक अमेंडमेंट बिल, जिससे वक्फ बोर्ड एक्ट में बड़े बदलाव लाए जाएंगे। ये बदलाव बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। कई लोग ऐसे बदलावों की डिमांड भी कर रहे थे और मैं आपको बता दूं, इन बदलावों से पूरे इंडिया पे आप इम्पैक्ट देखने वाले हो। पूरे इंडिया पे, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, ईस्ट वेस्ट, हर जगह आप देखोगे इसका इम्पैक्ट। तो इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो ये वक्फ बोर्ड है ये है क्या, ये इतने पावरफुल कैसे है और जो बदलाव एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं वो कैसे होंगे। और अगर आप सोच रहे हैं क्या वक्फ बोर्ड में जो बदलाव लाए जाएंगे जेन्युइनली इनका इम्पैक्ट इतना गहरा होगा, मैं आपको सिंपली यहां पर यह बता दूं, वक्फ बोर्ड्स भारत में तीसरे सबसे बड़े लैंड ओनर्स हैं। नंबर 1 नंबर 2 पे माना जाता है कि आर्म फोर्सेस और रेलवेज हैं। उसके बाद नंबर 3 पे है वक्फ बोर्ड। जो टोटल प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड्स की ऑल ओवर इंडिया, उनको आप अगर काउंट करोगे तो अमाउंट आराम से 1,20,000 करोड़ या फिर उससे भी कई गुना जरा बैठ जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने बड़े चेंजेस होने वाले हैं ना। वक्फ अपने आप में है क्या? देखिए, वक्फ का मतलब सिंपली होता है एक प्रॉपर्टी जो डेडिकेट कर दी गई है इन द नेम फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस, जैसे कि मॉस्क हो गई, दरगाह है, ग्रेवयार्ड, शेल्टर होम्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मदरसा, ये सब वक्त के अंडर आते हैं। मान लीजिए एक मुस्लिम व्यक्ति है, वो काफ़ी रिच है, उनके पास काफ़ी पैसा है, काफ़ी जायदाद है। अपनी लाइफ के लास्ट स्टेजेस में वो डिसाइड करते हैं कि मुझे दान करना है ये सब कुछ वक्फ बोर्ड को। तो एक वक्फ बोर्ड जो है, देखो भारत में 30 से ऊपर वक्फ बोर्ड है। लोग काफ़ी बार कहते हैं वक्फ बोर्ड, जैसे कि एक वक्फ बोर्ड है। ऑल ओवर इंडिया 30 से ऊपर वक्फ बोर्ड है। जो जिस स्टेट का होगा, अपनी स्टेट के हिसाब से जो वक्फ बोर्ड वहाँ पे है, उनके पास जा सकता है एक मुस्लिम आदमी और वो बोल सकता है कि देखिए मेरे पास इतनी ज़मीन है, इतना पैसा है, ये सब मैं देना चाहता हूँ, ये मेरी एक डोनेशन है, चैरिटी है मेरी, फॉर रिलीजियस पर्पसेस। नाउ ये ओरिजिनल कॉन्सेप्ट था वक्फ का। वक्फ बोर्ड का काम ये होता था कि जो प्रॉपर्टीज इनको मिल चुकी है डोनेशन के रूप में, इनको प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाए, इनका गलत इस्तेमाल ना हो, ये सब मेन पर्पस था वक्फ का। मगर फिर होता है भारत का पार्टीशन। देखिए, पार्टीशन ऑफ इंडिया एक बहुत ही बड़ा इवेंट था फॉर वक्फ बोर्ड, क्योंकि इंडिया से भी बहुत सारी जो मुस्लिम पॉपुलेशन है ये गई थी पाकिस्तान में। कई बहुत सारी पॉपुलेशन ऑफ कोर्स इंडिया में रुकी भी, मगर बहुत सारे मुस्लिम्स थे जो इंडिया से गए पाकिस्तान में ना। उनकी प्रॉपर्टीज का क्या हुआ होगा उस टाइम, आप समझ सकते हैं। वो सारी प्रॉपर्टीज बाय डिफॉल्ट चली गई वक्फ बोर्ड्स के पास। जो हिंदूज और सिख्स पाकिस्तान छोड़कर गए थे और इंडिया में आ गए थे, उनकी प्रॉपर्टी के लिए कुछ इतना वहाँ पे बोर्ड वगैरह कुछ था नहीं। वो वहाँ पे जो लोकल्स हैं उन्होंने आपस में बांट दी। बट जो इंडियन साइड से बहुत सारे मुस्लिम्स गए थे इन पाकिस्तान, उनकी प्रॉपर्टी चली गई वक्फ बोर्ड के पास अंडर वक्फ बोर्ड एक्ट ऑफ 1954। और फिर 1995 में एक और बड़ा बदलाव आता है, जब बाबरी मस्जिद डेमोलिशन होता है 1991 में। तब उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव साहब, इन्होंने कंपनसेशन के रूप में बहुत सारा लैंड दे दिया था वक्फ बोर्ड को और इस एक्ट में थोड़े बदलाव भी किए गए। और फिर उसके बाद 2013 में भी इस एक्ट में बदलाव किए गए और इसको और ज़्यादा स्ट्रांग बना दिया गया। और इसी तरीके से जो ये वक्फ बोर्ड्स हैं ये बन गए भारत के थर्ड लार्जेस्ट लैंडलॉर्ड्स। देखिए, जो ये वक्फ बोर्ड्स हैं, इनका कॉन्सेप्ट आपको दुनिया के और भी इस्लामिक कंट्रीज में मिलेगा, जैसे कि सऊदी अरेबिया में होते हैं वक्फ बोर्ड्स, इजिप्ट में होते हैं, वहाँ भी जाओगे। मगर कंट्री की ओवरऑल वेल्थ के प्रोपोर्शनेट इतनी ज़्यादा संपत्ति उनके पास होना ये थोड़ा रेयर होता है। इंडिया में आप कह लीजिए बहुत सारा लैंड आ चुका है वक्फ बोर्ड के पास। और साथ ही साथ एक सेक्शन है वक्फ बोर्ड एक्ट का, सेक्शन 40। इसके अंडर देखिए वक्फ बोर्ड इंटरनली डिबेट कर सकता है कि कोई ज़मीन है अगर कहीं पर, क्या ये वक्फ के अंडर आती है या नहीं आती। और इसी सेक्शन को लेकर काफ़ी लंबे समय से डिबेट था कि वक्फ जिसके पास ऑलरेडी इतनी सारी इनके पास प्रॉपर्टी है जो ये प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहे। बहुत सारी प्रॉपर्टी जो वक्फ के अंडर है ना, आप देखोगे कई प्रॉपर्टीज़ पे कब्जा हो रखा है, उनके केस चल रहे हैं कोर्ट में। कई प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका यूज़ जिस तरीके से होना चाहिए वैसे हो नहीं रहा। तो ओवरऑल वक्फ एक्ट में आप कह लीजिए चेंजेस की आवश्यकता है। यहाँ पर वेमेन पार्टिसिपेशन बढ़ाने की आवश्यकता है। यहाँ पर यह इंश्योर करने की आवश्यकता है कि इनके पास प्रॉपर स्टाफ हो, जो इनके पास प्रॉपर लैंड है ये जेन्युइनली माइनॉरिटी कम्युनिटी की हेल्प में आए। और फिर इस सब के अलावा एक बहुत ही बड़े बदलाव की रिक्वायरमेंट ये मानी जा रही है कि वक्फ बोर्ड जो नया लैंड क्लेम करता है उसको लेकर कोई रिलीजियस डिस्प्यूट खड़ा ना हो जाए। फॉर एग्जांपल, तमिलनाडु में रिसेंटली देखा कि तमिलनाडु में जो वक्फ बोर्ड है, उन्होंने एक पूरा विलेज क्लेम कर दिया। उस विलेज में एक टेंपल भी है।
नाउ वक्फ बोर्ड्स जो लैंड क्लेम कर सकते हैं वो वही लैंड होगा जो वो कहीं ना कहीं इस्लाम फेथ से रिलेटेड है, वो लैंड ओन करते हैं मुस्लिम, या फिर कहीं ना कहीं वहाँ पे एक हिस्ट्री है डोनेशन की। तो ऐसे डिस्प्यूट्स ना आए इन द फ्यूचर, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वक्फ बोर्ड में एक प्रॉपर क्लैरिटी आए। और अब देखना होगा कि अभी जो 2024 में जो बदलाव लाए जाएंगे वक्फ बोर्ड में, बताया जा रहा है कि 40 से ऊपर बदलाव हो सकता है कि लाए जाएं, इनका इम्पैक्ट क्या होगा और इससे ओवरऑल क्या जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनकी बेटरमेंट होगी या नहीं होगी। तो इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए अभी बहुत डेवलपमेंट्स आएंगी, कुछ मेजर अपडेट आती है तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं पूछूंगा एक क्वेश्चन, वो कौन सा देश है जो थर्ड ग्लोबल साउथ समिट होस्ट करने वाला है 2024 में। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, ए जापान, बी इंडिया, सी ऑस्ट्रेलिया या फिर डी श्रीलंका। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज, स्टडी आईक्यू का प्रतिज्ञा बैच, द मोस्ट एनरोल्ड बैच इन स्टडी आईक्यूज हिस्ट्री। बहुत सारे बच्चों ने फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया स्टडी आईक्यू के प्रतिज्ञा इवनिंग बैच में एनरोल किया है। और मैं आपको फाइनली ये बता दूं कि अब ये एनरोलमेंट समाप्त होने वाली है 3 अगस्त। ये डेट याद रखिएगा, 3 अगस्त के बाद प्रतिज्ञा इवनिंग बैच, इसमें एनरोलमेंट समाप्त हो जाएगी। ये एक न्यू फ्रेश बैच है जिसके जरिए आप यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं फ्रॉम द स्क्रैच। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का इवनिंग प्रतिज्ञा बैच। याद रखिएगा 3 अगस्त के बाद इस बैच में एनरोलमेंट बंद हो जाएगी। यूनिक बैच है, इवनिंग में सारी क्लासेस आपकी यहाँ पे होगी, मॉर्निंग की जगह इवनिंग में, और एक बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। देखो ये जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, नेवर पे दिस प्राइस, यूज करिए कोड PD10 और आप एक डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। आपको 28,500 रुपीज पे करने होंगे फॉर 30 मंथ्स कोर्स। 30 महीने तक आपके पास टाइम होगा, आप आराम से प्रिपेयर करके खुद को रेडी करके एक जेन्युइन अटेम्प्ट दे सकते हैं यूपीएससी एग्जाम का, क्योंकि इस कोर्स में आपको मिलती है लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटरशिप, आंसर राइटिंग प्रोग्राम, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। और स्टडी आईक्यू ओपनली ये भी कहता है आप प्रीलिम्स क्लियर करिए, जो भी आपने पैसा भी भरा है ना ये हम आपको रिफंड कर देंगे। और साथ ही साथ इसी परचेज में, मतलब पैसा तो आपको वापस मिल गया, साथ ही साथ अब स्टडी आईक्यू मेंस और इंटरव्यू की भी जो आपकी तैयारी है वो करवाएगा। आपको ऑप्शन दी जाएगी कि या तो आप अगर अपने घर से ही तैयारी करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, अगर आप चाहें, आपका मन कर रहा है तो स्टडी आईक्यू की टीम के साथ मिलकर इन दिल्ली आप प्रिपरेशन कर सकते हैं मेंस और इंटरव्यू की। द ऑप्शन विल बी योर्स। तो 3 अगस्त लास्ट डेट है, मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। और इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।